हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो वेरी सॉरी कि कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया मैं। ऑल्सो कुछ दिन से वीडियोस बहुत इरेगुलर हो गई हैं कि कभी किसी दिन आती हैं किसी दिन नहीं आती है। ऑलरेडी मैंने रीज़न जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है। इवन इसीलिए मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गया कि आई मेक द वीडियो। अब देखो, ओवर द ईयर्स आई हैव लर्न कि यार अगर किसी वजह से आप अपना काम रोक देते हो ना, कि यार इवन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी रोक देते हो, तो वो फिर रुकी रह जाएगी क्योंकि आपका फोकस उधर ही रहेगा। तो काम रुकना नहीं चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ अच्छे से करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम्स और इमोशंस को साइड में रखते हैं एंड लेट मी वेलकम यू टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 1 सितंबर। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या कहा है कि एल्यूमिनियम फॉइल जो कि इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। तो पहले समझते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, उसके बाद इसके और इस काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कौन इसे इम्पोज करता है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ जो होती हैं ये दोनों कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं। कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब हो गया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो ड्यूटी इम्पोज होती है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज़। ठीक, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, अभी एग्जांपल से समझते हैं। देखो, चाइना मान लो इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, हमारे यहाँ जो इसका प्राइस रख रहा है ना, वो अपने यहाँ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम रख रहा है। या तो अपने यहाँ जो अगर चाइना इस आर्टिकल को सेल करता तो जो प्राइस रखता, अगर उससे भी कम प्राइस में इंडिया में सेल कर रहा है, तो क्या हो रही है, इस प्रोडक्ट की डंपिंग हो रही है इंडिया में। मतलब इसको फ्लड किया जा रहा है इंडिया के मार्केट में। तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पे इंडिया में, उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है ये चीज़। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर लगा देती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी कितनी, जितना भी चाइना सस्ता करके बेच रहा था उतनी ही ड्यूटी इंपोज कर दी जाएगी। और ये कस्टम ड्यूटीज़ जो और लगती है ना, कि रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं उसके ऊपर लगती है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है इससे कैसे डिफरेंट है, बेसिकली सेम प्रोसेस, मतलब जो सेम चीज़ जो एंटी डंपिंग ड्यूटी में हो रही थी सेम चीज़ इसमें भी होती है। बट ये होता कैसे है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सपोर्ट इंडस्ट्री को। ठीक है, मतलब चाइना की गवर्नमेंट जो है वो चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि या तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, या फिर उसका डोमेस्टिक प्राइस जो है वो कम हो जा रहा है। ठीक, अब फिर ये एक तरीके से इसको डंप करेंगे हमारे मार्केट में, फिर हमारे मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत होगी। तो बस गवर्नमेंट सपोर्ट दे दे इस प्रोसेस में, तो उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग। और जो ड्यूटीज़ पे इंपोर्ट की जाती है उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो देखो, याद कैसे करना है कि जब भी तुम्हें डंप सुनाई दे तो समझ लेना कि कोई भी ऐसे डंपिंग वाला, जैसे डंपिंग से मतलब कैसे याद आता है हमें कि कचरा याद आता है, तो समझ लेना कचरे में कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगी। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ काउंटर करना होगा, जैसे मान लो काउंटर स्ट्राइक करनी है, जैसे इंडिया मिलिट्री लड़ने जाती है ना कहीं बाहर, तो काउंटर स्ट्राइक करनी है, तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली इतना याद रखना है कि काउंटर वेलिंग में फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है अपनी मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट देती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोर्ट कर लगाते हैं। ठीक है, अब इंडिया में ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है ये लगाता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है एंड इंडस्ट्री ये रिकमेंड करती है। ठीक, इसके अंदर एक बॉडी है हमारी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, वो इसको ओवरसी करता है। और फाइनली जो इम्पोजिशन है कौन करता है, बाय नोटिफिकेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी जानना है तुमको, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, वो करता है। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये अप्लाई करेगा। ठीक है, और इसको ऐसे अगर याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हो कि फाइनेंस वाला जो काम रहता है, मतलब बेसिकली जो टैक्स वाला काम जितना भी रहता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारा बताता है। देखो, देखते ही हो जब हमारा बजट वगैरह पेश होता है तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ही तो अनाउंस करता है। तो जब भी देखो कि टैक्सेशन वाला जितना काम है या ड्यूटी वाला जितना काम है वो कौन करेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगी। ठीक है, अब देखो इतना बता ही दिया तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, टैक्स और ड्यूटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये काम का नहीं है बट थोड़ा जान लेना चाहिए। देखो, टैक्स ड्यूटी बेसिकली किसी भी चीज़ के इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगती है, गुड्स या सर्विसेज के। ठीक है, अब देखो, एक तुमने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी, तो वो भी देखो लगती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे ही लगती है, बट वो हमारी विद इन कंट्री होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो गया। लेकिन जो बाहर वाले पे लगता है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, मतलब दूसरी कंट्री से लेके एक इंडिया में अगर इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर लगती है हमारी कस्टम ड्यूटीज़। और टैक्स क्या होता है, टैक्स बेसिकली मान लो कि चार्ज जो कि गवर्नमेंट लेती है ऑन प्रॉफिट, किसके, बिजनेस के प्रॉफिट पे या इंडिविजुअल्स के प्रॉफिट पे। ठीक है, अब देखो, कभी भी कोई ट्रेड डिस्टॉर्शन वगैरह की प्रैक्टिस अगर हो रही होती है वर्ल्ड में, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो GS, जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और ये इसका एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। तो उसके अंदर जो हमारे एंटी डंपिंग जो अभी हम कर रहे हैं एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो लगा रहे हैं वो है अलाउड है, ठीक है। अब देखो लॉज को तो हम मैप से डिस्कस करेंगे डायरेक्टली पूरा। देखो कई बार सबको यही नहीं पता होता है कि साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पे। तो इंडिया जो लाई करता है वो एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में लाई करता है। तो इंडिया के जो भी चीज़ ईस्ट में है ना, इस साइड में, उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। बेसिकली समझ लो म्यांमार वाले रीजन से लेके ये तुम्हारा जो पोर्शन कवर्ड है ना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और ये रहा हमारा साउथ चाइना सी, ये वाला रीजन, ठीक। अब लॉज देखते हैं। अब देखो इसकी कंट्रीज़ में कैसे याद करता हूँ। देखो बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पे मुझे पता है कि ये इंडिया हो गया, तो इसके बगल वाला जो एरिया हो गया ये हो गया म्यांमार, ठीक है। और इसके बगल में मुझे पता है कि ये थाईलैंड है। तो ये 2 जगह तो मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा ये 3 कंट्रीज़ मुझे याद रखनी होती, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ ऑर्डर VLC प्लेयर तुम हमेशा सुना होगा, VLC प्लेयर, ठीक। तो सबसे पहले ये जो हो गया हमारा वियतनाम हो गया, L से लाओस हो गया और C से कंबोडिया हो गया, ठीक। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा बट इतना ही जानना था। अब देखो इस रीजन में L नाम से सिर्फ एक ही कंट्री है, तो हमें L से क्या समझना है कि ये लैंड लॉक्ड रहेगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से फ्लो करती है जिसका नाम है मेकॉन्ग रिवर। अब मेकॉन्ग रिवर हमें इतना याद रखना है कि ये 6 कंट्रीज से फ्लो करती है, 6 एशियन कंट्रीज से। अब ये ऊपर चाइना से शुरू होगी, ठीक। चाइना से फिर म्यांमार, देखो म्यांमार इसका बॉर्डर बना रहा है ना लाओस का, तो यहाँ और फिर लाओस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। फिर उसके बाद कंबोडिया में ट्रेन करती है, फिर कंबोडिया से फिर डायरेक्ट वो चली जाती है वियतनाम में, और वियतनाम से निकलती है फिर वो साउथ चाइना सी में, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये एक लैंड लॉक कंट्री है तो इसके बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि बॉर्डर किससे किससे करती है। अब जो मैंने मेकॉन्ग रिवर का बताया ना किस स्टेट से फ्लो करती है, उसमें 6 बताए थे मैंने, उसमें से लॉस माइनस कर दो, ठीक है, तो बची 5 कंट्रीज, तो वही इसको बॉर्डर भी करती है। एक वियतनाम हो गई, चाइना से मैंने फ्लो बताया था तो चाइना, म्यांमार, 3 ये हो गई, एक हो गया हमारा थाईलैंड 4, और एक हो गया हमारा कंबोडिया 5, और इधर वाला जो रीजन है ये वियतनाम का ही है, ठीक। अब वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ये रही। और लाओस की कैपिटल है वियंतियाना, वियंतियाना है, ठीक। अब देखो ये रहा हमारा वियतनाम। अब देखो यहाँ जो डेल्टा बनता है ना, ये होता है हमारी मेकॉन्ग रिवर का डेल्टा, ठीक है। तो तुम्हें ये याद है कैसे रखना है कि साउथ चाइना सी जो है वो मैंने पहले ही बता रखा है कि ये पूरा इस एरिया को बोलते हैं साउथ चाइना सी, ठीक है। तो कभी तुमसे बोल देगी कि थाईलैंड जो है साउथ चाइना सी को टच करता है, तो नहीं, थाईलैंड का इस एरिया को बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। तो हमें इसीलिए याद रखना है कि जो हमारी, सॉरी यहाँ से बना दिया, जो हमारी मेकॉन्ग रिवर थी वो यहाँ पे ट्रेन करती है साउथ चाइना सी में, और कंबोडिया जो है, कंबोडिया हो गया हमारा, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ये हमारा साउथ चाइना सी को टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कंबोडिया वाला एरिया जो है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड वाला है, तो ये टच नहीं करता है। लेकिन जो हमारा वियतनाम है ये साउथ चाइना सी में है, ठीक है। अब एक चीज़ और जानने वाली है इसमें कि ये फ्रेंच कंट्रोल करते थे, इसको कॉलोनाइज किसने किया था? फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया था। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, मेजर रिवर्स में भी मैंने मेकॉन्ग रिवर बता दिया है। अब क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट है, जान ही रहे हो, अपने एरिया में है तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो रहेगा ही। और यहाँ जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? कम्युनिस्ट है, ठीक है। और बुद्धिज़्म में थेरवाद बुद्धिज़्म फेमस है यहाँ पे। तो देखो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को असम की गवर्नमेंट बनाने जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए। तो बस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस यही है कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, बस इतना ही देख लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। अब देखो ब्रिटिश जो थे इनको चाहिए था टिम्बर, किस लिए? रेलवे बनाने के लिए, इवन इनको नेवी के लिए भी चाहिए होता था। तो ये क्या करते थे, कुछ एरियाज़ जो थे उसको बोलते थे कि ये फॉरेस्ट एज वाला जो एरिया है ये हमारे कंप्लीट कंट्रोल में रहेगा, ठीक। उसको इन्होंने डिजिग्नेट कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी बाहर का बंदा अलाउड नहीं रहेगा, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मना रहेगा। और इसके अलावा कुछ जो फॉरेस्ट थे, जो मतलब जो कि रिजर्व फॉरेस्ट नहीं थे, उनके अलावा उनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब इन्होंने क्या कह दिया कि कोई कम्युनिटीज़ जो यहाँ रहती हैं, लोकल कम्युनिटीज़ इसके आसपास रहती हैं, वो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं। जैसे मान लो कि जो यहाँ का फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, पत्ते वगैरह हैं, ये सब यूज़ कर सकते हो, तो इवन थोड़ा हंट वगैरह भी कर सकते हो, तो ये चीज़ अलाउ कर दी। तो ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ी सी लीनियंसी दिखा दी।
अब ब्रिटिश ने इंडिया में ढेर सारे लॉज पास किए फॉरेस्ट को रेगुलेट करने के लिए। उनमें से एक लॉ था हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था। तो इसी में इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बताया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बताया, और एक विलेज फॉरेस्ट के बारे में बताया। अब देखो विलेज फॉरेस्ट में डिफरेंस इन दोनों में और विलेज फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है कि मान लो कि रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को अगर हमने किसी विलेज कम्युनिटी को असाइन कर दिया ना, तो उसको बोल देते हैं विलेज फॉरेस्ट। ठीक, या फिर किसी और लैंड को हमने असाइन कर दिया विलेज कम्युनिटी को, तो उसको बोल देते हैं विलेज फॉरेस्ट। बाकी रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होगा कि फुल कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, फुल कंट्रोल एंड ओनरशिप। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब जो प्रॉपर्टी की राइट्स थी वो गवर्नमेंट के पास थी, बट गवर्नमेंट अलाउ कर रही है दूसरे लोगों को जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं कि वो यहाँ पे आके रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में उन्होंने बोल दिया कि नहीं, सोल यूज़र कौन रहेगा, गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है। ठीक है, और अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। ठीक, अब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से जो एक्ट रिलेटेड था वो हमने समझ लिया। अब देखो बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो यहाँ की अबंडेंट रिसोर्सेज हैं इस एरिया की, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्या है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, अब मैंने ये बता ही दिया ऑलरेडी कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ये इस पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, और जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है इस पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल प्लस प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट में ये होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ को बिल्कुल परमिट नहीं करना है, सारी रिसोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट यूज़ करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंट रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट यूज़ करेगी। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होगा कि प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट क्या करती है लोकल कम्युनिटीज़ को थोड़ा अलाउ कर देती है, कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पीशीज़, मान लो कुछ टिम्बर स्पीशीज़ हैं, कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, उनको उस पर रोकथाम लगा देगी, वो लोकल कम्युनिटीज़ वो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो एक्सेस का डिफरेंस है बेसिकली। और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है इसकी सबसे ज़्यादा हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है इसके अंदर, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आता है, फिर हमारा विलेज फॉरेस्ट आता है जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और यूजुअली जो होता है कि जो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क बना देते हैं। ठीक है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट का ऐसा यूजुअली पर्पस नहीं होता है इस चीज़ को डिजिग्नेट करना। ठीक है, अब रिसर्चर्स ने कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड ऑप्टिकल बायोसेंसर्स बना लिए हैं यूजिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और 2 डायमेंशनल मटेरियल्स। तो देखो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और जो 2 डायमेंशनल मटेरियल्स होते हैं ये बेसिकली नैनो मटेरियल्स होते हैं। अब नैनो मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया? इनका जो साइज़ होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत छोटे होते हैं। अब जैसे मान लो ये बॉल है, अब इसका सरफेस एरिया तो देखो इतना ही हुआ। ठीक है, जो बाहर बाहर का एरिया जो है, लेकिन अगर इसको मैंने पाउडर के फॉर्म में कर दिया, ऐसे बहुत छोटा छोटा कर दिया, तो अब इस पर्टिकुलर जो ये सिंगल पार्टिकल है ये, इसके जो अराउंड जो सरफेस एरिया है और इन सब का अगर मिला लें तो वो इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। अब नैनो पार्टिकल्स में बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, इनके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो 2D मटेरियल्स होते हैं और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है, इनके पास इनकी साइज़ की वजह से कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं बायोसेंसर्स बनाने में। अब बायोसेंसर्स क्या होते हैं? बायोसेंसर्स बेसिकली हो गए कि कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन को अगर मॉनिटर करना है तो उसमें से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं उसको अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लें तो हम उसे रीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है बायोसेंसर्स। तो हमने क्या किया है कि इन दोनों मटेरियल का यूज़ करके बायोसेंसर्स बनाए हैं, और ये क्या है, ट्रेडिशनल जो हमारे सेंसर्स थे उनसे बेटर हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास यूनिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनका एप्लीकेशन क्या है कि ये बैक्टीरिया, एफ्लाटॉक्सिन्स और इवन एक जियारलोइन, ये बेसिकली क्या होता है, ये जैसे हमारे जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उसमें से ये टॉक्सिन निकलता है। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने में ज़्यादा केपेबल है। ठीक है, ऑल्सो जो 2D या 2 डायमेंशनल मटेरियल्स होते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया, हमारा ग्रेफीन हो गया। अब इनको 2 डायमेंशनल मटेरियल्स क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये 1 एटम या 2 एटम इतने ही थिक होते हैं बस, इसलिए इनको 2D मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली 8 स्टेट्स में डिजीज़ फ्री जोन सेटअप कर दिए हैं। किसके लिए? फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए। ऑलरेडी ये डिजीज़ पिछले साल भी न्यूज़ में थी, 2-3 साल से न्यूज़ में है, बट पूछी नहीं गई है, तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो पहली चीज़ जानना है कि एक वायरल डिजीज़ है। अब गवर्नमेंट इसको लेकर इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि ये इफेक्ट करती है मिल्क प्रोडक्शन को। मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि इंपैक्ट करता है हमारे डेयरी सेक्टर को, इसलिए गवर्नमेंट इस पर थोड़ा स्टर्न रहता है। बाकी चीज़ कि देखो लाइफ स्टॉक को इफेक्ट करता है और हमारे रूमिनेंट्स में ऑलरेडी कई बार डिफाइन कर चुका हूँ
कैटल हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें स्वाइन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये किसको इफेक्ट नहीं करती है, हमारी इफेक्ट नहीं करती है डॉग्स, हॉर्सेस और कैट्स, जो कि हम पालते हैं यूजुअली। जो चीज़ मोस्ट लोग पालते हैं उनको इफेक्ट नहीं करती है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब इंटेंसिवली रियर्ड एनिमल्स क्या हो गया, ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रुप्स में पाले जाते हैं, जैसे गोट्स वगैरह हैं, देखो काफ़ी ग्रुप्स में रहते हैं, हेड्स में, तो उनमें ज़्यादा स्प्रेड होता है। एक चीज़ और दे रखा है इसमें कि ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज़ है, ये क्या होती है, कंट्री टू कंट्री ईजी स्प्रेड हो जाता है ये। और एक चीज़ याद रखना है इसमें कि ये जूनोटिक नहीं है, मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है इसका, ठीक है। और क्या चीज़ कि एप्थो वायरस है जो वायरस है, और इसकी 7 स्ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। तो सारी स्ट्रेन्स याद नहीं रखनी है, बट ब्रॉडली अगर पता हो कि एशिया आया है, सेट आया है, तो इसी का स्ट्रेन है, ये याद रहे। और एक अगर हमारी वैक्सीन है वो सिर्फ एक स्ट्रेन के अगेंस्ट ही हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है इसको रोकना। और इसमें क्या होता है, एनिमल्स के ऊपर ऊपर ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। यूजुअली जो है ये यंग एनिमल्स को अफेक्ट करती है, जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है एनिमल्स की उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। और ये डिफरेंट होती है, एक ह्यूमंस में भी होती है, हैंड माउथ एंड फुट डिजीज़ होती है। बेसिकली यंग जो चाइल्ड होता है उसको इम्पैक्ट करती है डिजीज़, तो ये अलग होती है, इससे ये याद रखना है, ठीक है। अब इस आर्टिकल में हमारे काम का बस ये चीज़ है कि गुरु पद्म संभाव जो है ये किससे रिलेटेड है, ये तिब्बतियन बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। इनको सेकंड बुद्धा भी बुलाते हैं तिब्बतियन बुद्धिज़्म में। अब देखो, बुद्धिज़्म के 3 ब्रांचेस हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। अब वज्रयान क्या है, जो हमारे यहाँ तांत्रिक कल्ट था उसका एसिमिलेशन हो गया जब बुद्धिज़्म में, तो बना वज्रयान। फिर ये स्प्रेड हो जाता है तिब्बत में। अब तिब्बत में स्प्रेड किसकी वजह से हुआ था, ये गुरु पद्म संभाव की वजह से, ठीक है। इनको सेकंड बुद्धा भी बोलते हैं, और इनका दूसरा नाम है गुरु रिनपोचे। अब तिब्बतियन बुद्धिज़्म की 4 ब्रांचेस हैं, जिसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट है उसका नाम है नी यिंग मा, ठीक है। ये इसके फाउंडर हैं। तो ये बाकी हमें चारों याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना चाहिए नी यिंग मा के फाउंडर कौन थे, पद्म संभाव थे, ठीक है। अब देखो 5 लोगों की डेथ हो गई है बेसिकली एसिटाइलाइड बैग्स को हैंडल करते वक्त विशाखापट्टनम में। तो ये न्यूज़ जो है ये वन ऑफ न्यूज़ है कि एक इंसिडेंट हो गया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये करंट अफेयर्स में सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वगैरह में ये आएगी, इसका आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम क्या है ही नहीं। बस इतना जान लो कि एसिटाइलाइड क्या है, एक कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक, सिंथेटिक का मतलब हुआ ये कि हमने बनाया हुआ है, ये नेचर से नहीं मिला हमें। और अगर इसके अलावा कुछ याद रखना है तो ये याद रख लो कि ये रिलीविंग पेन या फीवर में यूज़ होता है, बट इसकी जो हाई डोजेज हो जाएगी तो डेथ कॉज हो जाती है। और ऑल्सो इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज, रबर्स एंड केमिकल्स, ठीक है। अब ये पेन कैसे रिलीव करता था, बेसिकली जब भी हम एसिटाइलाइड लेते थे तो ये बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता था पीसीएम में, पैरासीटामोल में। अब पैरासीटामोल बेसिकली इसका ओरिजिनल जो कंपाउंड नाम होता है उसका नाम होता है एसिटा अमाइनो फेन, ठीक है। ये इसका कंपाउंड का नाम है। बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता था जो पेन रिलीफ में काम करता था। तो अब क्या करते हैं कि डायरेक्ट एसिटाइलाइड देने की जगह हम डायरेक्ट एसिटा अमाइनोफेन दे देते हैं, जो कि पीसीएम है, डायरेक्टली दे देते हैं। तो ये और ये ब्लड डिसऑर्डर्स भी कम कॉज करता है, ठीक है। अब इस आर्टिकल में बस इतना जानना जरूरी है कि जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम है ये किसकी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। ये टैक्सेस से रिलेटेड कुछ स्कीम है, बस इतना जानना सफिशिएंट है। इसमें जानने वाली बात इतनी है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और इससे ज़्यादा जानना है तो बस इतना जान लो कि ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। कभी बोल दे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ये गवर्नमेंटल बॉडी है या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो नहीं, ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। ये आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एंटी डिप्रेसेंट है, ये कुछ काम का नहीं है।